लिखित में माफी भी लिखती हूँ, मैं ऐसे वैसे आदमी नहीं है। लिखी है, लिखा है। मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी भाई साहब। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। सॉरी प्लीज, रोका गया। सर, नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, आप समझ रही हो बात। स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है। सर, ऑनरेबल राजीव राय जी, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, बोले कि मैंने चिट्ठी लिखी हूं आपको और आपसे जवाब नहीं आया। Whatever, my Hindi being what it is. Yeah, you are a professor, you can correct somebody's English, you can correct my Hindi, but your political philosophy, I will have to remind you, may not be correct. Sir, honorable member चिट्ठी लिखी है, लिखा है, I don't mind. आप समझ रही हो बात। 9th November, sorry, please. मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूं जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूं। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूं जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। उधर आपका झगड़ा रखो, मेरे से नहीं। झगड़ा आपका उनसे होना चाहिए जो हिंदी पढ़ने में आपत्ति बोलते हैं, आपत्ति मानते हैं हिंदी, उनसे झगड़ा करो भाई, मेरे से क्या कर रहे हो। जल्दी से उठना नहीं है, जबकि आपके मित्र पक्ष का लोग का राजनीतिक हिंदी विरोध का समझते नहीं हो आप। सर, पार्लियामेंट की वर्ड है क्या सर? हाँ, I didn't use any such a word. What is lukka? What is lukka? Who used it? Who used it? I have not used it at all. I am not a Hindi bhashi either. I have not used it, sir. Sir. That's right, whoever used it, right? I have not used it, sir. I'm sorry. What? I have not used it. I don't even know that word. What are you throwing it at me? You probably hear it in Assami. I have not used that word. माननीय मंत्री जी, Yeah, but I have not used the word because I don't know it. There is no lie or no. I am saying I have not used it, and I have not said you're lying. I am not here to argue in those. I argue on merit. If I have not used it, why will I admit it? And first of all, my Hindi is not so rich for me to use abuses. I use barely 10 words with which my bol chal Hindi karti hu ji. If only my vocabulary was rich, I'll know which is abuse, which is not. So, sir, this is a digression from the main point which Rajiv Raiji threw at me. He said, a letter dated 9/11, a letter was written to you, you didn't reply. I'm telling you, letter dated 9/11/24 was received on 23/11/24. The letter pertains to an issue being faced by bank mitras with a request to constitute a committee to examine their grievance. That was the matter he wrote. Sir? That is your letter now? Which is the letter you're talking about? Huh? Without permission, Oh, okay, sir. Okay, thank you. I'll get that detail also. But now the detail. Excuse me, भाई साहब, वो पूर्ण सशक्त है, वो बोलेंगे हमारे साथ। Don't worry. नहीं, 1 मिनट। वो ठीक है भाई, 1 मिनट सर। सर, प्लीज, आपको अलाउ नहीं किया। नवंबर में इनके चिट्ठी का विवरण मैं दे रही हूं। अभी वो बोल रहे हैं दूसरी डेट, उसका भी मैं डिटेल्स निकलवा करके उनको दे देती हूं सर, आपके सामने बोल रही हूं मैं। और ये नवंबर का चिट्ठी का जवाब मेरे से मैंडेटरी 15 दिन के अंदर एक्नॉलेजमेंट गया है उनसे, उनके पास, और उसके बाद डिटेल्ड रिप्लाई भी हमारी तरफ से चला गया इस मामले में। अगर उनके पास दूसरे और मामले हैं तो वो बोलने दीजिए, मैं जवाब उसका भी देती हूं।
ठीक है, आप अभी बोल रहे हैं ना, that's fine. नहीं, अभी बोल रहे हैं। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट। सांसद महोदय, हर सांसद महोदय का पत्र दिया, पर मंत्री जब बिल पर रिप्लाई करेगी तो हर पत्रों को लेके थोड़ी आएगी, तो संभव नहीं है। नहीं, ये संभव नहीं है, अनप्रैक्टिकल चीज़ है भाई। आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का मंत्री जी जवाब दिया, लेकिन बिल के जवाब के समय आपकी हर चिट्ठी का जवाब माननीय मंत्री जी आप भी। थैंक यू सर, आप डिटेल दे दीजिए, उसका भी मैं देती हूँ, विवरण देती हूँ। अगर मेरी तरफ से जवाब नहीं आता, मैं लिखित में माफी भी लिखती हूँ। मैं ऐसे वैसे आदमी नहीं है जी, मगर आप जब दूसरे के साथ झूठ के आरोप मेरे ऊपर डालते हो स्पीकर के सामने, आई विल नॉट सिट क्वाइट। ऑलराइट सर, क्या? Okay, thank you. Rejoice yourself by correcting my Hindi, but you should also hold a complaint against them for not allowing us to learn Hindi in Tamil Nadu. Sir. All right, that's fine. Sir. Sir. Letter received. Sir. Sir. Gaurav Gogoi का विषय सर, I want to get into details. Sorry? Please. Thank you for clarifying that. Please, honorable member. Thank you for holding. Sir. Okay. Please. माननीय मंत्री जी। So because there's so much of heat on this, let me take 1 minute on that. I appreciate the honorable member getting up to say we are not opposed to many things, but we are opposed to only imposition of Hindi. I want to just give a clarification, sir. It's not the core part of the bill, but yes, I agree. But if there are members from your side raising it at me, I'd like to also answer that with the permission of the chair. All right? Sir. Of course I will take the matter. Of course I will take the matter. Sir, I will take the matter up, sir. You made a wrong statement, Honorable Minister. We are not against learning Hindi. We don't object to it. We are only Thank you for that, sir. But now, let me say my word. माननीय मंत्री जी। So sorry if I can just take a minute more on that. They are... मेरा हिंदी में और इंग्लिश में, all right. They are opposed to imposing Hindi. Very well. I appreciate that. No one should impose anybody anything. Nobody should impose on anybody. And that's why Honorable Prime Minister talks about Ek Bharat, Shreshta Bharat and encourages every state to have their own language. And that is why Honorable Prime Minister was the first Prime Minister in this country who said higher education, whether it is in engineering, medical, should also happen in regional languages. And that's why I'm happy to say Tamil Nadu also today has the opportunity to have medical education also in Hindi. In Tamil. Oh, sorry, how did I say that? Huh? Okay. That's right. You go on imposing on me, right? Hindi comes out of my mouth. I'm telling in favor of your Tamil, my Tamil. All right? Your Tamil and my Tamil. That means our Tamil. Don't argue on small things. But the larger message is, sir, when I say that the environment was not conducive. In fact, I speak from my lived experience in Tamil Nadu. I speak from my lived experience when even going to learn Hindi aside from my school, I was mocked in the streets. And I was mocked saying, oh, you want to learn Hindi? You live in Tamil Nadu, you eat the salt of this country, and you want to learn Hindi, that North Indian's Bhasha. These are words ringing in my ears. This is my lived experience. And who does that? Because of the political support which has been given in that state
Learning Hindi, learning Sanskrit are treated and perceived as learning some other fellow's language. And the words that they use are people who have come over to this land. Is Tamil Nadu not part of India? Is Tamil Nadu not part of India? So what's the wrong if I learn Hindi? They use the word Banderi. I'm using it in Tamil now. They call us Banderi. Why? And is that not part of the political strategy? And therefore, I have lived experience of Tamil Nadu's imposing on me not to learn Hindi. Is that not imposition? Is that not imposition on me? As an individual, I learn the language I want. So what's the harm? I'll also quote from Purananuru. I'll quote from Thiruvalluvar. My love for Tamil is as much as I want to learn any other language. So it's all right to say we don't want imposition of Hindi. We don't want to impose Hindi. But why did they impose on me not to learn? माननीय मुख्यमंत्री जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रखने यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन आपका डिलीट करेंगे सर, एक लाइन सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी है, आप देख लीजिएगा। सर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आपने हमको रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आज ये पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने का मौका दिया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। रिस्पेक्टेड सर, Mamati Manush is the Magna Carta of the governance of West Bengal and our party, and I feel truly honored that today I've been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the Mamati Manush of the country. हमारे किसान अपनी मवेशी को, अपनी फसल को माँ की तरह पूछते हैं, जिस खेत में वो हल चलाते हैं उस जमीन को नमन करते हैं। But does this major sector get support from the government? Sir, Indian agriculture supplies around 58% of India's livelihood and is a principal source of income for half of the population, accounting for 17 to 18% of the country's GDP. 70% of India's rural poor depend on livestock and farm animals. But does this sector get what it deserves? इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूछेंगे तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2 to 3 years, it is a 9-year high. Sir, किसान खुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों का खिलाएंगे? अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरी को क्या खिलाएंगे? सर, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गरीबी से जूझता हुआ एक किसान उसको अपनी गाय, भेड़, बकरी को बेचने में मजबूर करते हैं और अंत में जाके वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। सर, ये बहुत
गौरक्षा की भी बातें करते हैं। देश के लोगों को ये पता होना चाहिए that there is a fodder crisis in India, and the Union Minister has himself stated in a written reply in Rajya Sabha that yes, the country is deficit in fodder. So it means that cows are dying without food in government-owned goshalas, especially the BJP-ruled state. 74,000 cattle had died at Panjrapols in Sundarnagar and Banaskantha district of Gujarat in the last 3 years. 200 cows were found dead in Madhya Pradesh's Shivpuri district. 173 cows allegedly died in a week in Chhattisgarh. And 74,016 cows had died in Hingonia Goshala in Jaipur during the previous BJP government in Rajasthan. तो सर पहले खाना ही नहीं मिला, फॉडर क्राइसिस, फिर मिल भी जाए तो इतना महंगा कि किसान खरीद ही नहीं पा रहा है, फॉडर इन्फ्लेशन, और सर खाना मिल भी जाए तो पशुओं की बीमारी। उससे मुकाबला करने के लिए इस सरकार ने क्या किया? The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing presented its report which stated that 32.7 lakh cattle were infected by the viral lumpy skin disease across several states and a whopping 2.4 lakh cattle died within months. ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयरी भी आता है और भारत इस पूरी दुनिया में दूध के उत्पादन में नंबर 1 है, contributing to almost 24.46% of global milk production. But since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk. In the last 10 years, due to the stagnation in milk production, the gains of white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meager remuneration for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was rupees 36 per litre in 2014 and now rupees 56 per litre in 2024. When this government came to power, the first thing the milk producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by rupees 2 per litre. This was their revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की GST, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की GST। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे।